जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज से हम इंडियन आर्मी के लिए एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज में हम डेली जीके सामान्य ज्ञान के 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। साथ ही साथ इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे और वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके आर्मी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। कमेंट सेक्शन का आपको बताना है कि आपको ये सीरीज कैसी लगी है। ठीक है, चलिए तो आज का हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि आर्मी की मध्य कमान का मुख्यालय कहां स्थित है। तो मध्य कमान का जो हेडक्वार्टर है तो वो आपका लखनऊ में स्थित है। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि भारतीय सेना का आदर्श वाक्य क्या है, तब आप आंसर करेंगे सेवा परमो धर्म। इंडियन आर्मी के थल सेना के अध्यक्ष कौन है, तब आप आंसर कर रहे होंगे कि सर ये जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी हैं। भारतीय सेना का मुख्यालय कहां स्थित है, तो मुख्यालय कहां है, नई दिल्ली में। आपसे इंडियन आर्मी का पूछे, इंडियन एयरफोर्स का पूछे, इंडियन नेवी का पूछे, तीनों का हेडक्वार्टर कहां है, नई दिल्ली में। इंडियन आर्मी डे या सेना दिवस कब मनाया जाता है, तब आप आंसर करेंगे कि सर ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। टोटल इंडियन आर्मी की कितनी कमानें हैं, तब आप आंसर करेंगे कि भारतीय सेना में कुल 7 प्रमुख कमानें हैं जिनके हेडक्वार्टर देखेंगे। पश्चिमी कमान जिसे आप बोलते हो वेस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर है झंडी मंदिर। पूर्वी कमान ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर है कोलकाता। उत्तरी कमान नॉर्थर्न कमांड का हेडक्वार्टर है उधमपुर। दक्षिणी कमान साउथर्न कमांड का हेडक्वार्टर है पुणे। मध्य कमान सेंट्रल कमांड का हेडक्वार्टर है लखनऊ। सेना प्रशिक्षक कमान आर्मी ट्रेनिंग कमांड का हेडक्वार्टर कहां है, तब आप आंसर करेंगे कि सर ये शिमला में है। दक्षिण पश्चिमी कमान साउथ वेस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर कहां है, तो ये है जयपुर में। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल कह रहा है कि भारतीय थल सेना के वर्तमान प्रमुख कौन है। तो अभी हमने देखा कि थल सेना के जो प्रमुख है वो है जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी। ऑप्शन डी आपके पास राइट आंसर रहेगा। अब आपको तीनों सेनाओं के प्रमुख आपको पता होने चाहिए, आर्मी के एग्जाम में पूछ लेता है। तो एग्जाम में आया था थल सेना अध्यक्ष, तब आपने आंसर किया होगा सर जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी हैं। वायुसेना के प्रमुख पूछ देगा, तब आप आंसर करेंगे एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह जी हैं। अगर आपके एग्जाम में आता है नौसेना प्रमुख कौन है, तो तब आप आंसर करोगे कि सर एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जी हैं। वर्तमान में सीडीएस कौन है, तब आप आंसर कर रहे होंगे जनरल अनिल चौहान। कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि पहले सीडीएस कौन थे। अगले सवाल कह रहा है आपके पास स्क्वाड्रन लीडर जो है किसकी पोस्ट है। तो स्क्वाड्रन लीडर आपका इंडियन एयरफोर्स में होता है, भारतीय वायुसेना में होता है। ठीक है, चलो अगर मैं इंडियन एयरफोर्स की बात करूं तो इंडियन एयरफोर्स में आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले भारतीय वायुसेना का आपको आदर्श वाक्य पता होना चाहिए, जो क्या है, नभः स्पर्शम दीप्तम। इंग्लिश में इसे कहा जाता है टच द स्काई विद ग्लोरी। वायुसेना के प्रमुख अभी आपको बताया एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इंडियन एयरफोर्स का जो पुराना नाम है वो क्या है, तब आप आंसर कर रहे होंगे सर ये रॉयल इंडियन एयरफोर्स है। ठीक है, आगे एयरफोर्स के कमांड्स की बात करूं तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए पश्चिमी वायु कमांड का हेडक्वार्टर कहां है, वेस्टर्न एयर कमांड का हेडक्वार्टर कहां है, तब आप आंसर कर रहे होंगे दिल्ली में। दक्षिणी पश्चिमी वायु कमांड का हेडक्वार्टर साउथ वेस्टर्न एयर कमांड का हेडक्वार्टर कहां है, तब आप आंसर कर रहे होंगे गांधीनगर। मध्य वायु कमांड जिसे आप बोलते हो इंग्लिश में सेंट्रल एयर कमांड का हेडक्वार्टर कहां है, प्रयागराज इलाहाबाद में। पूर्वी वायु कमांड ईस्टर्न एयर कमांड का हेडक्वार्टर शिलोंग में है। दक्षिणी वायु कमांड जिसे आप बोलते हो साउथर्न एयर कमांड, उसका हेडक्वार्टर त्रिवेंद्रपुरम में। प्रशिक्षण केंद्र या प्रशिक्षण कमांड ट्रेनिंग कमांड का हेडक्वार्टर कहां है, बेंगलुरु में। तो ये एयरफोर्स की कमाने हुई अक्सर पेपर में पूछ लिए जाते हैं। भारतीय वायुसेना का कौन सा लड़ाकू विमान रिटायर हुआ है, तो आपने सुना होगा कुछ टाइम पहले मिग 21 को एयरफोर्स ने क्या कर दिया, रिटायरमेंट दे दिया। तो मिग 21 इसका राइट आंसर होगा। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि भारत का पहला लड़ाकू विमान कौन सा है, तब आप आंसर दे रहे होंगे सर ये तेजस है। भारतीय वायुसेना का कौन सा लड़ाकू विमान भारत की रीढ़ कहा जाता है, तो ये सुखोई 30 MKI है। इतने कहानी ठीक है। चल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से लिए गए हैं,
इंग्लिश में इसे कहते हैं डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी के नाम से भी आप इसे जानते हो। तो ये हमने कहां से लिए हैं, तो तब आप आंसर करोगे कि सर ये हमने आयरलैंड से लिए। ठीक है, अब कौन कौन सी चीजें हमने कहां कहां से ली है वो आपके पास यहाँ पे पीपीटी के फॉर्म में दे दी गई है। आपको पता होगा हमने जो संविधान बनाया है, संविधान हमने देखा पूरे वर्ल्ड में देश कैसे अपना देश चलाते हैं, और भारत के लोगों के हिसाब से जैसे संविधान फिट बैठ रहा था वो किसी ना किसी देश से हमने कुछ ना कुछ चीजें ले ली हैं। सबसे पहले अमेरिका के संविधान से हमने क्या लिया, तो अमेरिका के संविधान से हमने मौलिक अधिकार लिए, फंडामेंटल राइट्स लिए। तो आपके पास सवाल कैसे बनेगा कि मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स किस देश से लिए गए हैं, तब आप आंसर करोगे अमेरिका के संविधान से। सवाल आएगा कि कितने मौलिक अधिकार है, तब बोलेंगे 6 मौलिक अधिकार है, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। पहले कितने थे, 7 थे। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद भी हमने कहां से ले रखा है, अमेरिका से ले रखा है। ब्रिटेन, ब्रिटेन से हमने क्या लिया है, ब्रिटेन से हमने एकल नागरिकता लिया है, सिंगल सिटीजनशिप लिया है, संसदीय प्रणाली लिया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है। आयरलैंड से हमने क्या लिया है, डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और क्या होते हैं ये सारी क्लासें हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाली जो प्लेलिस्ट है आपके, उसमें सब कुछ डिस्कस करा हुआ है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, वहां से आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। रशिया से हमने क्या लिया है, रशिया से हमने मौलिक कर्तव्य लिए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज लिए। साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिए, ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची ली है, और संयुक्त बैठक की प्रक्रिया, मतलब लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की प्रक्रिया हमने कहां से ली है, ऑस्ट्रेलिया से ली है। ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट थे। आगे आपसे सवाल कह रहा है वित्त आयोग का संबंध किस अनुच्छेद से, तो वित्त आयोग आपके आर्टिकल 280 में लिखा हुआ है। ठीक है, कौन सा आर्टिकल, 280। चलो देखते हैं, अभी जो चल रहा है वो 16 वित्त आयोग चल रहा है, और 16 वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तब आप आंसर करेंगे सर ये अरविंद पनगड़िया है। अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है, वित्त आयोग से। फाइनेंस कमीशन, क्या काम होता है इनका, जो वित्त आयोग है वह एक संवैधानिक निकाय है जो केंद्र और राज्यों के बीच कर जो टैक्स होते हैं उनके वितरण की सिफारिश करता है। ठीक है, अनुच्छेद 76 आर्टिकल 76 भारत के लिए महान्यायवादी होगा, किस आर्टिकल में लिखा है, आर्टिकल 76। जो कौन है वर्तमान में, आर वेंकटरमणी। महान्यायवादी जिसे आप अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हो, भारत सरकार का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है। अगर आपके एग्जाम में आया कि भारत सरकार का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी कौन है, तो तब आप आंसर करोगे महान्यायवादी है, अटॉर्नी जनरल है। सवाल आएगा कि वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन है, तब आंसर करेंगे आर वेंकटरमणी। सवाल आएगा कि भारत के लिए महान्यायवादी होना चाहिए, कौन से आर्टिकल में लिखा है, आर्टिकल 76 अनुच्छेद 76 में। अनुच्छेद 148 भारत के लिए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होना चाहिए, और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है, वो है संजय मूर्ति। ठीक है, 280 मैंने आपको बता दिया, फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग, और 16 वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, वो है अरविंद पनगड़िया जी। ठीक है, आगे आपके पास अस्पृश्यता किस अनुच्छेद में किया गया है, अस्पृश्यता आर्टिकल 17 में किया गया है। पहले जमाने में क्या होता था, उच्च जाति के लोग निम्न जाति के लोगों के साथ भेदभाव करते थे, तो उस भेदभाव को खत्म कर दिया है। किसी भी व्यक्ति के धर्म, वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अस्पृश्यता आर्टिकल 17 बहुत इंपॉर्टेंट है, 2023 में पूछा गया, 2024 में पूछा गया, 2025 में पूछा गया है। ठीक है, कई बार ये पेपर में पूछा जाता है कि अस्पृश्यता कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 17। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी। अब यहाँ आपको क्या एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ने पड़ेंगे, आपको पता होना चाहिए सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 5 में और अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक है। स्थापना कब हुई थी, 26 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश बनाए गए एच.जे. कौर्निया। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, मैंने अभी आपको बताया न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी हैं। मूल संविधान में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी थी, तो कुल संख्या थी 8, बट वर्तमान में यहां कितनी है, 34। 33 तो जजेस हैं और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, तो टोटल कितने, 34 लोग। न्यायाधीशों को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति दिलाता है।
संविधान में कार्यकाल निश्चित नहीं लिखा हुआ है, पर सेवानिवृत्ति की आयु लगभग 65 साल बोली गई है। मतलब सुप्रीम कोर्ट का जज होंगे वो 65 साल में क्या ले लेंगे, रिटायरमेंट ले लेंगे। अगर मैं हाई कोर्ट की बात करूं तो हाई कोर्ट आपको पता होना चाहिए कि राज्यों में उच्च न्यायालयों का प्रावधान अनुच्छेद 214 में है और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 62 वर्ष की आयु तक ही होता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देते हैं। अगर किसी हाई कोर्ट के जज को अपना रिजाइनिंग लेटर देना है तो प्रेसिडेंट को देगा। ठीक है, वर्तमान में देश में कितने हाई कोर्ट्स है, तब आप आंसर करेंगे सर 25 हाई कोर्ट्स है। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो समानता का अधिकार आपका 14 से लेकर 18 तक है। ठीक है, समानता का अधिकार क्या होता है इसको मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाली वीडियो में पूरा डिस्कस किया है। ठीक है, यहाँ पे हम एमसीक्यूज कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा चीजों को समझते हुए चलेंगे। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि समानता का अधिकार कौन से आर्टिकल में है, राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार राइट टू फ्रीडम कौन से अनुच्छेद कौन से आर्टिकल में, 19 से लेकर 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार 29 और 30 में लिखा गया है। संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 में लिखा गया है। तो ये आर्टिकल आपको पता होने चाहिए। 1857 की क्रांति में कानपुर से किसने नेतृत्व किया था? आपको पता होगा कि भारत के लोगों ने सबसे पहले जो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी वो 1857 की लड़ी, जब हम अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे। तो कानपुर से किसने नेतृत्व किया था? तो कानपुर से नेतृत्व किया था नाना साहेब और तात्या टोपे जी ने। अलग अलग जगह से अलग अलग लोगों ने क्या किया था, उसमें नेतृत्व किया था। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि 1857 की क्रांति में दिल्ली से किसने नेतृत्व किया, तब आप आंसर करोगे बहादुर शाह जफर और बकत खान ने। लखनऊ से किसने किया? बेगम हजरत महल ने। कानपुर से किसने किया? नाना साहेब और तात्या टोपे ने। बिहार से किसने किया? कुंवर सिंह ने। और झांसी से किसने किया? रानी लक्ष्मीबाई, जिनका नाम मणिकर्णिका था। ठीक है, आपके एग्जाम में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बनते हैं कि 1857 की क्रांति के समय झांसी से नेतृत्व किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने। कानपुर से किसने नेतृत्व किया था? नाना साहेब ने। 1857 की क्रांति में कानपुर से किसने नेतृत्व किया था? नाना साहेब और तात्या टोपे, दोनों ऑप्शन में थे, एक साथ ही थे नाना साहेब और तात्या टोपे। 1857 की क्रांति की महत्वपूर्ण भूमिका किस क्षेत्र ने निभाई थी? तो उत्तर भारत के जितने भी राज्य थे नॉर्थर्न इंडिया के, उन्होंने मेरठ, दिल्ली, कानपुर, झांसी, लखनऊ और बिहार। ठीक है, बेसिकली आपके पास आंसर था उत्तर भारत। 1857 की क्रांति का दूसरा नाम क्या है? तो इसे क्या कहा जाता है? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। अगला सवाल है, असहयोग आंदोलन किस घटना के कारण वापस ले लिया गया? तो चोरी चोरा इंसिडेंट होता है 1922, गोरखपुर यूपी, चोरा चोरी जगह पे। देखो क्या होता है, 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू होता है जिसका नेतृत्व करते हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने आंदोलनकारियों को कहा मैं तब तक नेतृत्व करूंगा जब तक आप शांतिपूर्वक आंदोलन करते रहेंगे। उसके बाद चोरा चोरी जगह में क्या होता है, पुलिस वाले कुछ आंदोलनकारियों में लाठीचार्ज कर देते हैं और जिन आंदोलनकारियों में लाठीचार्ज होता है वो पुलिस थाने को जलाकर राख कर देते हैं, जिसमें लगभग 23 पुलिसकर्मी जलकर राख हो जाते हैं। उसके बाद जैसे ये बात महात्मा गांधी तक पहुंचती है तो महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। तो कौन सी घटना हुई थी? चोरा चोरी इंसिडेंट घटना हुई थी। बेसिकली ये चोरा चोरी जगह में हुई थी जो कहां है? गोरखपुर यूपी में। ठीक है, उन्नीस सौ 24 में बेलगांव कांग्रेस सम्मेलन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? देखो कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी वो था आपका 1924 का बेलगांव वाला अधिवेशन। ठीक है, अगली क्लास में इंडियन नेशनल कांग्रेस को डिटेल में पढ़ेंगे। आगे, पहले स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें फांसी दी गई तो वो कौन थे? मंगल पांडे। ठीक है, 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से थे। ठीक है, मंगल पांडे। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो वो की आपकी स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म
12 जनवरी को हुआ था और इनके जन्म दिवस पर हम क्या मनाते हैं? यूथ डे मनाते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में आए कि युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। इस दिन क्या हुआ था? स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। चलो, आपके अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने की, तब आप आंसर करेंगे राजा राम मोहन राय। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मारंग पांडुरंग। सत्यशोधन समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किसने की? एओ ह्यूम ने। जब 1857 की क्रांति फेल हो गई तो एओ ह्यूम एक व्यक्ति हुए जिन्होंने कहा कि आप भारतीयों को एक संगठन की आवश्यकता है, और पहला संगठन बनता है 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है। भारतीय थल सेना की स्थापना कब की गई? तो थल सेना की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1895 में। चलो, इंडियन एयरफोर्स की स्थापना 1932, इंडियन आर्मी की स्थापना 1895, इंडियन नेवी की स्थापना 1950 में। ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। तो आप आज के लिए इतना ही। कमेंट सेक्शन में बताना है आपको कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। ठीक है, तब इस सीरीज को हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। बाकी कोई डाउट है उसके लिए कमेंट सेक्शन और हेल्पलाइन नंबर है ही। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।